नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। दरअसल SIR प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया की वैधानिकता को सहमति दी और कहा कि यह कानून के दायरे में हो रहा है, यह संविधान के दायरे में है। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो खबर गुजरात से है। गुजरात के कच्छ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 1100 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन जब्त की है। इसके अलावा 5 के पंच की तीसरी खबर राजधानी भोपाल से है। यहां दिग्विजय सिंह ने सांप्रदायिकता को लेकर कहा कि नेहरू ने सांप्रदायिकता को खराब बताया था, यह देश में नफरत पैदा करती है। लेकिन वर्तमान में अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है, वो आज सबके सामने है। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर बिलासपुर से है। यहां भूपेश बघेल ने रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य अपने चेले धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची के माध्यम से पेट्रोल डीजल के दाम कम करवा दे। इसके अलावा आज 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर अंबिकापुर से होगी। यहां नसबंदी के लिए आई महिला मरीज को डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। तो 5 के पंच की ये 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों को विस्तार से एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में SIR की प्रक्रिया को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन SIR की जो वैधता है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मान्यता दे दी है और इसे बरकरार रखा है। अदालत ने माना कि यह प्रक्रिया संविधान और कानून के अनुरूप है। SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इससे मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाए रखने में मदद मिलती है। यह एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग ने कानून के हिसाब से SIR किया और प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। तो SIR की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वैधता को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि योग्य लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, जो अयोग्य हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। नाम काटने के बाद लोगों को आपत्ति के लिए भी समय दिया जाता है। आपत्तियां लेने के बाद फाइनल लिस्ट की जाती है जारी। वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करना यह संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। SIR को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं, चाहे बिहार चुनाव से पहले की बात हो या पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जब नतीजे आए उसमें भी कहा गया कि SIR प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वैधता को बरकरार रखा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का SIR के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सही है। SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और SIR जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो SIR के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, SIR की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा SIR किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बेहद अहम है भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि जब जब SIR के बाद से चुनाव होते हैं और जो दल चुनाव हारता है वो SIR की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सब सही है। SIR प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और ये प्रक्रिया जो है संवैधानिक दायरे में आता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल SIR प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट को दोबारा वेरिफिकेशन किया जाता है, घर घर जाकर के मतदाताओं से मुलाकात किया जाता है, उनसे जुड़ी जानकारी हासिल की जाती है और वोटर लिस्ट से फर्जी और डुप्लीकेट जो नाम होते हैं या जो लोग मर चुके होते हैं उनके नाम को दोबारा से हटा दिया जाता है। इसके जरिए
वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद साफ सुथरी हो जाती है। चुनाव आयोग ही तय करेगा कि आखिर मतदाता कौन है। ये एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही। वोटर लिस्ट से नाम काटना मतलब नागरिकता खोना नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो 4 हफ्ते में नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है। तो ये अहम बातें भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक दायरे में किया गया है, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के इलेक्शन कमीशन और सरकार को घेरता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को वैधानिक जो है करार दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच की जो अध्यक्षता है वो पीठ कर रही थी, और जो है फिलहाल सीधे तौर पर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखने का जो काम है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। फैसले पर एसआईआर की प्रक्रिया को सिर्फ गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वोटर लिस्ट के लिए आम पुनरीक्षण से अलग एक प्रक्रिया है। ये जो है सीधे तौर पर कहा गया। और इसके अलावा कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया। कोर्ट ने इसमें आगे कहा कि किसी भी जो है व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने या ना करने को लेकर फैसला लेने की जो शक्ति है सीमित है, और पूरे जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको लेकर चुनौती जो है दी गई थी। खासतौर पर जो बिहार में एसआईआर हुआ था, पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था, उसमें याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत चुनाव आयोग के पास इतने बड़े स्तर पर इस तरह की जांच का आधार नहीं है। एनआरसी जैसी ये प्रक्रिया है, मतदाताओं को वंचित करना जो है इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो है कहा गया था। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए ये मजबूती से कहा गया था कि मतदाता सूची को शुद्धता करने को लेकर ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, जिसमें मृत या दूसरे स्थान पर माइग्रेटेड हो गए लोग, दोहरे नाम यानी डुप्लीकेट जो मतदाता है उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो जो है जरूरी है। संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग के पास ये जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है कहा गया था। और आज इस मामले पर अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है एसआईआर की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक प्रक्रिया जो है बताया है। तो ऐसे में पूरे देश भर में फिलहाल जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। ये जो है सीधे तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है निकलकर सामने आया है। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से इस मामले पर विपक्षी पार्टियों की जो प्रतिक्रिया है वो निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, आईएनएच न्यूज, दिल्ली। तो एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता को बरकरार रखा है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आईएनएच 24/7 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी क्लियर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को मतदाता तय करने का अधिकार है, किसी की नागरिकता छीनने का कोई अधिकार नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन विपक्ष जो है यहां पर एक आरोप यह भी लगाता है कि अगर नाम कट गए वोटर लिस्ट से तो कल को उसको राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, इसके अलावा उसे बहुत सारी योजनाओं से भी महरूम रहना पड़ेगा। तो इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर कंसीडरिंग ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके बाद एक विषय के ऊपर पहुंचे हैं। पहला तो इनका ये था कि अगर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो मैंडेट करता है, वो पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो मतदाता सूची में जैसे अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई तो, और काफी टाइम इलेक्शंस आपको पता है 5 साल में एक बार होते हैं, तो जब अगर 5 साल के अंदर जिसकी डेथ हुई उन लोगों की वोट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बनी होंगी जब तो वैध होंगी, लेकिन डेथ के बाद वो जब उनकी डेथ हो गई तो वो ऑब्वियस है कि वो जब जो आदमी मतदाता ही नहीं है तो उसका नाम सूची में क्यों रहे। तो ये एक बात थी। तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
एम्पावर देता है, मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो SIR के द्वारा नई सूची को बना सकते हैं। जो लोग ठीक नहीं हैं उनका नाम काट सकते हैं, ये उनके दायरे में आता है। इसलिए इसमें इसी तरह उन्होंने सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का भी हवाला दिया है। ठीक तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संवैधानिक दायरे में ही किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई ऐसे नाम काटे जा रहे हैं जो लोग जिंदा हैं। अब मैं पश्चिम बंगाल में फरक्का सीट के बारे में बता रहा हूं, वहां से विधायक मोताब शेख, उनका पहले SIR में नाम काट दिया गया था, बाद में उन्होंने मशक्कत करके अपना नाम जुड़वाया, फिर वो चुनाव लड़े और विधायक बन गए। तो इसमें प्रक्रिया में लोगों को जो है एक बार अगर नाम कटता है तो उन्हें पूरा मौका तो मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। नहीं, मौका तो मिलना चाहिए। अगर आपको कोई आपके साथ, अगर आपको लगता है कि आपके केस जेन्युइन है, वो सब कुछ है, आप एक अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और अगर रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई त्रुटि हो सकता है, इलेक्शन कमीशन में भी काम करने वाले लोग इंसान ही हैं, और किसी कारण से अगर कोई त्रुटि उनसे हो जाती है और आपके रिप्रेजेंटेशन देने के बाद वो त्रुटि ठीक हो जाती है यूजुअली, अगर वो जेन्युइन केस है तो। लेकिन अगर जेन्युइन केस नहीं है तो आपके पास हमेशा कोर्ट है, कोर्ट में जाके आप कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो हर जगह अपने आप को साबित कर सके। बहुत शुक्रिया वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानूनी प्रक्रिया जो SIR है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और कहा कि इलेक्शन कमीशन को मतदाता तय करने का अधिकार है, नागरिकता के लिए कोई तय करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, अपनी दलीलों को कोर्ट में रख सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर गुजरात से है, जहां पर नशे के खिलाफ गुजरात में बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली है और इस कार्रवाई में करीब 1100 करोड़ रुपए का नशा जो है, नशीला पदार्थ है, वो बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 1100 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन को जब्त किया है। यह कार्रवाई इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है। तो ये गुजरात में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गुजरात ATS के संयुक्त ऑपरेशन में मुंद्रा पोर्ट के पास ये कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 25-26 मई की रात एक कंटेनर जहाज को भारतीय समुद्री सीमा में रोका गया, जहां जांच के दौरान कोकीन की बड़ी खेप बरामद हुई। इस जहाज से जुड़े 2 आरोपियों में एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा समुद्र में कूदकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। द्वारका में रहने वाले विदेशी नागरिक तक पहुंचाया जाना था। दरअसल खुलासा हुआ है कि कोकीन ब्राजील से लोड की गई थी और इसे दिल्ली के द्वारका में रहने वाले एक विदेशी नागरिक तक पहुंचाना था, जिसके बाद ATS ने दिल्ली में रहने वाले 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 118 किलोग्राम जितना कोकेन बरामद किया गया है और इसको टेस्ट किया गया है और प्राथमिक दृष्टि से ये कोकेन है, इस तरह से मालूम पड़ा है। और इसमें 3 व्यक्तियों की कस्टडी में लिया गया है। ये ब्राजील, लैटिन अमेरिका कंट्री से होते हुए ये शिप मैक्सिको गई है, मैक्सिको से USA गई है, वहाँ से कराची लेटर होते हुए यहाँ मुंद्रा की तरफ आ रही थी। मुंद्रा के पोर्ट आउटर एंकरेज ऊपर इसको पकड़ के उसको छानबीन किया है और उसमें ये कोकेन मिला। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए गुजरात से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेहुल दुधरेजिया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेहुल जी, देखिए, मुंद्रा पोर्ट से इससे पहले भी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए और यहां से एक बार फिर से 1100 करोड़ की बड़ी मात्रा पकड़ी गई है। इसका मतलब यह है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि नशे के जो कारोबारी हैं वो इन इलाकों से बाज नहीं आ रहे। ये हर दिन ये जो मामले हैं, ये ड्रग्स के रिलेटेड वो सामने आते हैं। तो छोटा ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन अभी कंसाइनमेंट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ जो 118 किलो जो कंसाइनमेंट कोस्ट गार्ड और ATS गुजरात ने पकड़ा है, और वो इतनी भारी मात्रा में है कि कई सारे युवा है हमारे देश के, उसकी नस्ल पूरी खत्म हो सकती है। इतना कोकेन है पकड़ा गया है। ये जो द्वारका, दिल्ली में जो द्वारका इलाका है, वहाँ पे पूरा कंसाइनमेंट भेजना था। इससे पहले ATS और कोस्ट गार्ड ने इन सबको पकड़ लिया है। लेकिन ये गुजरात पोर्ट है, वहाँ ये आने वाला था। उसके पहले जो फिशरी की छोटी छोटी बोट थी, उसमें कार्गो शिप के जरिए वहाँ छोटी छोटी बोट में डाल के और फिर गुजरात के जरिए वहाँ से दिल्ली
जाने वाला था और दो जो विदेशी नागरिक है उनको ये डिलीवर होने वाला था, लेकिन ये जो दोनों एजेंसियों ने एक साथ मिलकर काम किया, इसकी वजह से आज इतना सारा कोकेन पकड़ा गया है जिसकी मार्केट वैल्यू 1180 करोड़ जितनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करोड़ों का है और कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन इलाकों में और चौकसी बढ़े तो शायद समुद्री रास्ते का इस्तेमाल अवैध नशे के लिए ना हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। दरअसल राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है, जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए हैं और इस बयान को विवादित बयान भी कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि नेहरू जी को किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या नहीं सहा होगा। सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, देश में नफरत पैदा करती है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है जो आज सबके सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा विदेश नीति इस प्रकार की है कि मजबूरन हमको उस पर सहमति देना पड़ रही है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। देश के इतिहास, संस्कार और संस्कृति का इस प्रकार से वर्णन करते हुए भारतीय संविधान में सांप्रदायिक सद्भाव, सबको समान अधिकार और गरीब और पिछड़ों को का जो एक बुनियादी तौर पर उन्होंने एक नीतियां बनाई, आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक होती है, और वही आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, आप पर कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि आप बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस यह आरोप आप पर क्यों न लगाए? जब आप चुनाव से पहले आपके नेता भाषण देते हैं तो कहते हैं 80-20 की बात हो रही है, इसके अलावा हमें एक खास वर्ग का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का आरोप तो लगाएगी ही। देखिए, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का ये जो बयान है या ये उनका जो आरोप है वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का एक जीता जागता सबूत है। कांग्रेस हमेशा से समाज को जातियों और धर्मों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है। सांप्रदायिकता चाहे किसी भी वर्ग की हो, धर्म की हो, वो समाज और देश के लिए समान रूप से घातक सकती है। सांप्रदायिकता को कम खतरनाक और ज्यादा खतरनाक के तराजू में तो सांप्रदायिकता की बात तो वो कह ही रहे ना कि अगर वो मुसलमानों को लेकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की सियासत करते हैं तो आप पर वो बहुसंख्यकवाद का, सांप्रदायिकता का भी तो आरोप लगा रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि आप बस एक धर्म की बात कर रहे हो। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं होती। निश्चित रूप से इस देश ने सांप्रदायिकता की वजह से बहुत से दंगे झेले हैं, बहुत सी आगों में देश झुलसा है। आज जब भारत की बात करता है, हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, अपने राजनीतिक हितों के ऊपर देश को रखने की जब बात करते हैं, तब यही दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, यही कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल है जो अपनी ऊंची राजनीति के लिए धर्मों को बीच में ला लेती है। देखिए, अयोध्या के रामलला का जो हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आया था, उसका सभी देश ने, पूरे देश ने समर्थन किया था। आपके नेशन फर्स्ट में 80-20 की बात होती है, तभी कांग्रेस को बोलने का मौका मिल जाता है।
मुझे लगता है INS नेटवर्क इस बात की जानकारी ले ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाती है तो हिंदू मुस्लिम अलग नहीं करती। यदि प्रधानमंत्री जनधन के खाते खुलते तो कभी हिंदू मुस्लिम अलग नहीं किया जाता। 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनते तो कभी हिंदू मुस्लिम अलग नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। योजनाओं को लेकर के भी लगातार आप ये बातें कहते रहे, आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राम पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। राम पांडे जी, देखिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें तो सभी आ जाते हैं ना। तो ऐसे में बीजेपी सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद जो है उसकी सांप्रदायिकता की सियासत कैसे करती है? देखिए, रोज इनका काम क्या है। बिहार चुनाव में क्या किया था, बंगाल चुनाव में क्या किया, असम चुनाव में क्या किया। जहर उगलते हैं जितना सांप भी नहीं उगलता है उससे ज्यादा। तो जनता तो उन्हीं को वोट देती है ना। अगर वो गलत करते तो जनता वोट नहीं देती। जनता कोई वोट नहीं देती है, ये बेईमानी से जीतते हैं। बैलेट पेपर से करा लेना चुनाव, पता चल जाएगा, जमानतें जब्त हो जाएंगी इनकी। और उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। देखिए, डॉलर 96 रुपए का हो गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री पद की गर्मा गिरती है, देश की गर्मा गिरती है। और तब कहा था जब $1 60 रुपए के बराबर। देखिए, आप मुद्दा लेकर जाते हैं SIR की प्रक्रिया, उसे भी सुप्रीम कोर्ट वैधता को स्वीकार करता है। लोग वोट भी देते हैं, EVM को लेकर भी बात हुई, और फिर आप कह रहे हैं कि जनता वोट नहीं देती है और फिर भी वो जीत जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस पर लंबी बहस हो सकती है, दोबारा कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर सियासी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कथावाचक रामभद्राचार्य पर भी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, RSS, प्रधानमंत्री मोदी, रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोला। बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई विवादित और राजनीतिक टिप्पणियां की। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर गौमांस खाने के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का नाम लेकर कहा, क्या जगतगुरु रामभद्राचार्य ऐसे लोगों को उचित मानते हैं? मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आज तक किसी मंच से संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं बोला है, फिर भी वह धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार कैसे बन गए? जगत गुरु रामभद्राचार्य और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। ये बताया रामभद्राचार्य जी, ये गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, और मोदी जी ने किरेन रिजिजू जो गौमांस भक्षक है उसको मंत्रिमंडल में रखे हैं। क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जितने उसके मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौमांस भक्षण कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं। तो क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? रामभद्राचार्य जी किसी दूसरे संत के बारे में बोलते उसको संस्कृत नहीं आती। मोहन भागवत जी कभी संस्कृत एक आध श्लोक बोले हैं क्या? एक आध श्लोक कभी किसी भाषण में? और धार्मिक चर्चा कभी किए हैं क्या? फिर वो हमारे धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? और वहां जब चाहे वो पूजन हुए, चाहे उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, उसमें उसको उच्च स्थान कैसे मिल गया? रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं। हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, हमको चुनौती दे रहे हैं कि चर्चा कर ले। और चलिए बिना देरी के खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर एक महिला नसबंदी कराने के लिए अस्पताल पहुंची तो यहां पर अभद्रता का मामला सामने आया है। महिला से बदसलूकी की गई है। घटना के बाद पीड़ित महिला के परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि महिला को नसबंदी ऑपरेशन के दौरान सही तरीके से एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, जिससे वह अधिक दर्द से तड़प रही थी। असहनीय दर्द के कारण जब महिला ने अपने हाथ पैर हिलाए तो ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय महिला मरीज को थप्पड़ जड़ दिया। आरोप यह भी है कि पीड़ित महिला पिछले कई दिनों से नसबंदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर थी।
और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।